एक सवाल मैं आप सभी लोगों से पूछना चाहता हूं कि सरकार ने अगर यूरोपियन यूनियन के सभी देशों को मिला दिया जाए तो करीब 30 देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर लिया है, और हर एग्रीमेंट में भारत के 99% से ज्यादा एक्सपोर्ट पर सामने वाले देश में कोई ड्यूटी नहीं लगेगी, ये सुनिश्चित किया गया है। तो मेरा सवाल यह है कि ये बाजार के लिहाज से, निवेशक के लिहाज से किस सेक्टर के लिए सबसे ज्यादा बड़ी अपॉर्चुनिटी आने वाले दिनों में दिख रही है? और ये भी बता दूं कि ये सिर्फ एग्रीमेंट किया ही नहीं गया, अब वो लागू होने लग गया। 15 जुलाई से यूके के साथ एग्रीमेंट लागू होगा, जो बहुत बड़ा बाजार है, और बाकी देशों के साथ तो आने वाले दिनों में समय समय पर लागू होता रहेगा। शुरुआत सुनील जी आपसे। मैं मानता हूं कि टेक्सटाइल, लेदर और जेम्स एंड ज्वेलरी, जहां लेबर ओरिएंटेड वर्क हमारा है, शॉर्ट टर्म में इम्पैक्ट, लॉन्ग टर्म में हमें चाहिए कि उन देशों से जो एमएनसीज हैं उनको यहाँ आकर मैन्युफैक्चर करने के लिए हम आमंत्रित करें, और यहाँ पर 30-40% लोकलाइजेशन करके न्यू एज इंडस्ट्रीज को हम बूस्ट करें। दैट इज द मीडियम टर्म एक्सपेक्टेशन जो होनी चाहिए। मगर शॉर्ट टर्म में इमीडिएटली इम्पैक्ट आपको, जो हम सस्ते में बनाते हैं या लेबर ओरिएंटेड है, उसी पे इमीडिएट इम्पैक्ट दिखेगा। ठीक है, ये मीडियम टर्म शॉर्ट टर्म में आपने सेक्टर बताया। दलजीत सिंह कोहली साहब, एक्सपोर्ट वाले सेक्टर पे ध्यान रखा जाए? नहीं, पूरे एक्सपोर्ट पे नहीं, सिर्फ ये जो टेक्सटाइल वाला सेक्टर है, एक वो मेजर बेनिफिशियरी है, क्योंकि वहां पर लेबर का कॉस्ट बहुत ज्यादा रहता है। और लेकिन एक बात ये समझने की है कि अगेन यहाँ पर सिर्फ प्राइसिंग पे आप जीत नहीं सकते हो, क्योंकि जो आपका कस्टमर है ना, उसको भी पता है कि आपको ये टैक्स का बेनिफिट मिलने वाला है। तो वो आपको जो अगला निगोशिएशन, इनिशियल बेनिफिट मिलेगा बिकॉज पहली बार मिल रहा है। बहुत ही प्रैक्टिकल बात आपने कही है। अगली बार वो बोलेगा कि अभी ये सारा पास ऑन करो मुझे, जो हम पहले देखते भी थे ना, जब 90s में जब 100% ईओयू एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स के ऊपर पूरा टैक्स नहीं था, एकदम जीरो इनकम टैक्स होता था, तो ये जितने गारमेंट मैन्युफैक्चरर थे वो सब यही काम करते थे कि खाली टैक्स के ऊपर ही खेलते थे, और कुछ कमाई नहीं थी उनकी, टैक्स बचा लिया, बस यही हो गया। तो ऐसा ही सिचुएशन वापस, इसका बेनिफिट उतना कितना लॉन्ग टर्म सस्टेनिंग होगा, लेकिन हाँ, जो अपनी लिस्टेड कंपनी है उनका यूके वगैरह में बहुत अच्छा एस्टेब्लिशमेंट ऑलरेडी है। अच्छी बात यह है कि पिछले 1.5-2 साल उन्होंने अपने मार्जिन्स को फोरगो करके कस्टमर्स को रिटेन किया। तो अब जब ये एग्रीमेंट हो जाएगा तो उनको उसका बेनिफिट थोड़ा थोड़ा मिलना शुरू होगा और उनकी स्थिति सुधरेगी। तो 3-4 ऐसी कंपनियां हैं जो टेक्सटाइल में, जिनका काफी ट्रेड उस यूरोपियन रीजन से है, एंड आई थिंक वो डायरेक्ट बेनिफिशियरी होंगी। उनका हमने स्टॉक मार्केट में उनके ऊपर असर भी देख लिया है, बट ऐसा कोई बड़ा सेक्टर नहीं है जिसके ऊपर बहुत मेजर इम्पैक्ट आएगा ये सब चीजों का। तो आप ऐसी कंपनियों को अपने पोर्टफोलियो में शामिल करना शुरू किए हैं कि नहीं? हाँ, एक छोटी टेक्सटाइल की कंपनी हमने अपने पोर्टफोलियो में ली। टेक्सटाइल वाले के साथ अच्छी बात क्या है ना कि अभी तक जैसे यूके की बात हमने की, तो कई देश जो वहाँ पे पहले एक्सपोर्ट किया करते थे, चाहे बांग्लादेश हो या फिर दूसरे देश, तो वहाँ पे उनको ड्यूटी या तो नहीं लगती थी, तो उनसे कम्पीट करना भारतीय एक्सपोर्टर्स के लिए बड़ा मुश्किल होता था। लेकिन आपने जो बात कही ना, वो दरअसल बिल्कुल लग रहा था जैसे कि आप एक जमाने में कभी एक्सपोर्टर रहे हो, क्योंकि वाकई यही होता है। हम लोग कहते हैं ना, रुपया डॉलर मजबूत हो गया, कमजोर हो गया। जितना मजबूत कमजोर होता है, वहाँ पे सामने वाला बैठा रहता है, अच्छा तुमको फायदा हो रहा है, इधर पैसा लगे बचाओ, तुम्हें इधर इतना फायदा होने नहीं देंगे। ऐसे टैक्स में भी होगा, टैक्स नहीं लग रहा है तो अब तुम्हें इतना प्राइसिंग करना पड़े। तो लक्ष्मण जी, मैं एक्सपोर्टर नहीं था, बट एक्सपोर्ट वालों के साथ बहुत क्लोजली काम किया है। नहीं, मैं भी शुरू के दिनों में जब रिपोर्टिंग की शुरुआत की थी, करीब 20 साल पहले, तो एक्सपोर्टर लोगों से बड़ी बातचीत करता था। वो लोग कहते थे कि कोई बहुत फायदा नुकसान होता नहीं, सामने वाला बहुत तेज है, वो सारा कुछ फैक्टर इन कर लेता है और फिर उसी हिसाब से प्राइस को नेगोशिएट करता है। लेकिन हाँ, ये कहे कि जब बड़ा बाजार मिलता है, कंपनी अपने आप को कॉम्पिटिटिव बना के रखती है, प्राइस कॉम्पिटिटिव बना के रखती है, टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट करके रखती है, तो लॉन्ग टर्म में उनके लिए फायदा जरूर होता है। गौरांग शाह साहब, इसमें कुछ आप ऐड करेंगे? फायदा ना हो तो फिर करार नहीं होगा, और फायदा दोनों पक्ष को मिलना चाहिए, दोनों देशों को मिलना चाहिए। और ये जो आप बात कर रहे थे ना लक्ष्मण जी, कि हमने, भारत ने इतने देशों के साथ एफटीए साइन कर दिया, तो जो यूके के साथ एफटीए साइन किया और जो 15 जुलाई से अमल में लाया जाएगा, वो 1 साल के भीतर रिकॉर्ड टाइम में ये लागू किया जाएगा। और कुछ चीजें होती है जिसको लेकर के इसको लागू करने के लिए समय लगता है। लागू होने के पश्चात कंपनियों की बैलेंस शीट में इसका सकारात्मक रुझान आने के लिए थोड़ा बहुत और समय लगता है। क्षेत्र के आधार पर, कंपनियों के आधार पर विकास, बैलेंस शीट का, नतीजों का विकास और ऊपर के तरफ के दायरे बिल्कुल बन सकते हैं, लेकिन इसमें सब में समय लगेगा। अभी जो क्षेत्र के बारे में चर्चा हुई, उसको
मेरी जो विचारधारा और सोच है, हमें लग रहा है कि ऑटो एंसिलरी, फार्मा क्षेत्र और कुछ हद तक स्पेशलाइज्ड केमिकल्स एंड एग्रोकेमिकल्स, इसको भी थोड़ा बहुत, क्योंकि स्पेशलिटी एंड एग्रोकेमिकल क्षेत्र को मेरे ख्याल से जब से वो कोविड के पश्चात उम्मीद थी कि वो चाइना +1 में हमारे देश की स्पेशलाइज्ड केमिकल्स और एग्रोकेमिकल्स कंपनी को फायदा मिलेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो मैं ये उम्मीद लेकर के चल रहा हूँ कि ये जो भिन्न विभिन्न FTA साइन किए हैं अलग देशों के साथ, बाकी जो क्षेत्र का जिक्र हुआ है उसके साथ साथ इन सब क्षेत्रों को भी फायदा मिल सकता है। अनिल राय जी, आपका क्या सुझाव है? हाँ, एकदम इसका जो एडवांटेज है और हम लोग इस पर नज़र बनाए भी हुए हैं और कहीं ना कहीं मार्केट भी उस पर अभी भी उसका असर दिखना शुरू हो चुका है। जैसा कि हम चार्ट देखते हैं तो उसमें दिखाई देता है, उसमें टेक्सटाइल्स हैं, लेदर हैं, लेकिन उसमें जो सबसे जो मैं देखूंगा जो वॉल्यूम के हिसाब से जिसमें हम देखें कि बड़ा अमाउंट जहाँ से आता है उसमें ऑटो एंसिलरी और डिफेंस भी एक बड़ा रोल प्ले करने वाला है, जहाँ तक मुझे लग रहा है। फार्मा अपने आप में बहुत अच्छा रोल प्ले करेगा इसमें। तो ये इन सारे सेक्टर्स में अगर हम देख रहे हैं मार्केट में, तो इतनी गिरावट के बावजूद भी सेक्टोरल प्रेस जो है ना बड़ा बढ़िया चल रहा है, उनमें बहुत अच्छी डिमांड बनी हुई है। उनकी जो हम कहते हैं रिलेटिव स्ट्रेंथ जो है वो मार्केट से इंडेक्स से बहुत अच्छी बनी हुई है अभी भी। तो ये साफ साफ इंडिकेशन है कि इनके अंदर एक सस्टेन्ड बाइंग चल रही है। मार्केट कहते हैं, मार्केट को सब पता रहता है और अंडर करंट जो होती है वो खरीदारी की बनी हुई है इन सब सेक्टर्स में। तो डेफिनेटली ये सेक्टर्स जो है आने वाले इन FTA के थ्रू बहुत अच्छे एक रिजल्ट जनरेट करेंगे। एक तो आपने सही कहा कि ऑटो सेक्टर, ऑटो एंसिलरीज में भी बहुत बड़ा बेनिफिट यहाँ पे मिलेगा और ईवी में भी खासतौर से जो अभी जो 15 तारीख से जो FTA हो रहा है इसमें ईवी बड़ी संख्या में ड्यूटी फ्री होकर के UK में जाएंगी, ये भी अपने आप में एक बड़ी बात है। और एक चीज और, एक्सपोर्टर्स को रुपये वाले मोर्चे पे भी फायदा होता है, जब रुपया कमजोर हो रहा होता तो उनको ज्यादा फायदा मिल रहा होता, तो वो भी एक बेनिफिट यहाँ पे होता है। और चूंकि बात UK की चलिए तो IT सेक्टर के लिए बड़ा बेनिफिट है, चूंकि वहाँ पे वर्कफोर्स के लिए जो है 5 साल तक उनको कोई सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन नहीं देना पड़ेगा, जो अच्छा माना जा रहा है। लेकिन IT के लिए ये तो एक छोटी सी बात अच्छी है, लेकिन जो निगेटिव चीजें वो बहुत ज्यादा मजबूती से हावी हो चुकी हैं। कहने की जरूरत है नहीं सुनील सुरनम साहब, एक्सेंचर ने सबको हिलाकर फिर से रख दिया। नहीं, बिल्कुल मेरा मानना है कि IT अभी एक इक्विटी स्टॉक नहीं रही, अभी बॉन्ड प्रॉक्सी है। यानी जो निवेशक लॉन्ग टर्म में थोड़ा डिविडेंड यील्ड एक्सपेक्ट कर रहे हैं और एक स्टेडी सा कुछ ना कुछ 3-4-5% की ग्रोथ आएगा, जैसे डेट बॉन्ड में होता है, वैसी तरह IT हो गई है। अब ये वैल्यू की पोर्टफोलियो में शामिल हो सकती है, ग्रोथ में नहीं। तो अभी जो 26-30 की वैल्यूएशन को एक्सपेक्ट करना बहुत बहुत गलत होगा। अभी उनकी ट्रेलिंग भी 14-15-17 पे है लार्ज कैप की, और फॉरवर्ड पी कुछ 12-13 पे है, तो रीजनेबल वैल्यूएशन पे है। मगर इसके हिसाब से नहीं कि 12 से 26 में जाएगी, डबल करेंगे आपका पैसा, नहीं। आपको डिविडेंड यील्ड मिल जाएगा और ये इंटरनेशनल पेंशन फंड और ऐसे वैल्यू निवेशक आएंगे तो एक फ्लोर सा बनेगा, और ज्यादा उतना मार्जिन ऑफ सेफ्टी बढ़ गया है। बहुत गिरावट इससे ज्यादा मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूं, मगर बढ़त भी नहीं होगी। तो आप भी अभी उसको एक वैल्यू जोन में मन में रखते हुए, आपके पोर्टफोलियो में कितना आपको चाहिए वैल्यू, क्योंकि आप अग्रेसिव कंजर्वेटिव मॉडल सकते हैं, उस हिसाब से आपको IT को रखना पड़ेगा। बिकॉज चैलेंजेस और भी आती रहेगी, बिकॉज अभी एक्सेंचर की अनाउंसमेंट में 3-4 चीज है। पहले कि उन्होंने 14% उनका आउटसोर्सिंग रेवेन्यू में गिरावट, डिसेलरेशन दिखाया है। सेकेंड, वो पोजीशन में वो अभी साइबर सिक्योरिटी वहां पर कंपनी खरीदने के लिए $5 बिलियन से $9 बिलियन का उन्होंने फंड बढ़ा दिया। अब इंडियन कंपनी के पास उतना पैसा जाके एक्विजिशन करने वाले एग्रेसिव इंटेंट नहीं है, वो बात है। तीसरी बात है कि जो उनकी जो कस्टमर बेस है वो भी रीफैशन कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट, टोटल कॉन्ट्रैक्ट वॉल्यूम को रख रहे हैं, मगर जो शॉर्ट टर्म प्रॉफिटेबल कॉन्ट्रैक्ट होती है उसको ठाल रहे हैं, उसको डिले कर रहे हैं। तो ये इम्पैक्ट जरूर इंडियन कंपनी से भी आएगा, ये डर था मार्केट के लिए, इसलिए इतनी पिटाई हुई। मगर ये थोड़ा जो पिछले 3-4 दिन में एक बढ़त हुई थी उसको पूरा निकाल दिया। तो मेरे ख्याल में जैसे मैंने कहा पहले ही, अभी ये IT सेक्टर एक बॉन्ड प्रॉक्सी है। लेकिन एक चीज बताइए दलजीत सिंह कोहली साहब, कि अभी मैंने देखा पिछले कुछ दिनों में अपने IT सेक्टर की दिग्गज कंपनियों ने कई सारे कंपनियों के साथ या तो टाई अप कर रही हैं या फिर एक्विजिशन कर रही हैं, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में काफी आगे निकल चुकी हैं। तो ये सब क्या कुछ राहत नहीं दे पाएंगे क्या? लक्ष्मण जी, ये एक तो बहुत लेट कर रही, ये जो करना चाहिए था कुछ कई साल पहले वो अब शुरू किया है, सोचना शुरू किया है।
दूसरा, अभी इसका इम्पैक्ट क्या आएगा वो भी क्लियर नहीं है, क्योंकि आज तो उनको कुछ दिखाने के लिए, कभी कभी क्या होता है, कंपनियां जब देखती हैं कि मार्केट में इतनी पिटाई हो रही है तो कुछ तो करने के लिए अनाउंस करो भाई, कुछ तो करो। तो कोई सरकारी एआई में डाल रहा है, कोई दूसरी एआई जो भी अवेलेबल है वो खरीद लो। फाइनली वो तुमको कैसे बेनिफिट करेगा और क्या उसके रोड मैप है, वो मुझे नहीं लगता कि एक दो कंपनियों की अभी एनुअल एनालिस्ट मीट हुई, उन्होंने भी बहुत जार्गन तो बहुत यूज किया एआई के बारे में, बट फ्रैंकली कुछ समझ नहीं आया कि वो करने क्या वाले हैं उसका, और उसे होने क्या वाला है। तो इसके लिए ही समझ में, इसीलिए आई थिंक मार्केट ने बहुत क्लियर वर्डिक्ट दे दिया है कि भाई तुम लोग कर लो, जब तुम्हारा सब कुछ बन जाएगा तो हम तुम्हारे साथ आ जाएंगे, नहीं तो हम दूर बैठेंगे। और हम तो पिछले 2-3 महीने से आपके बार कई बार कह ही चुके हैं कि हम तो इससे बाहर ही है। बड़ा बड़ा बाजार के लोग बड़े ही सेल्फिश होते हैं गौरांग शाह साहब हैं। जब सुधर जाओ तब आऊंगा, वैसे नहीं आऊंगा मैं। चैरिटी कोई नहीं करना चाहता शेयर बाजार पे, ये बात तो सही है। कोई मतलब आपने ऐसा कोई खोल नहीं रखा संस्था के आप चैरिटी करते जाए, दान देते जाए, और आपको उत्तर देना है आपके क्लाइंट्स को, आपके बड़े बड़े क्लाइंट्स जो भी संस्थाओं को, जो भी आपकी राय पर सलाह पर निवेश करते हैं। तो मैं बिल्कुल सहमत हूं कि एक जो वो सुनहरा काल था आईटी क्षेत्र का, आज से 5 साल पहले या 10 साल पहले, उस प्रकार का आपको मुनाफा अपने निवेश की गई पूंजी पर आईटी में अब मिलना, मेरे ख्याल से, उस शब्द का प्रयोग तो मैं नहीं करता हूं, लेकिन नामुमकिन लग रहा है थोड़ा, क्योंकि जिस प्रकार से खोज हो रही है, आविष्कार हो रहा है, जिस प्रकार से बहुत तीव्र गति से नए नए टूल्स और प्लेटफॉर्म्स आ रहे हैं, तो प्रयास कंपनियां कर रही हैं अपने आप को, भारतीय आईटी कंपनियां प्रयास कर रही है अपने आप को उस ढांचे में उतारने के लिए, लेकिन कितने सक्षम रूप से सफल हो पाते हैं ये तो आने वाले भविष्य में ही पता चलेगा। तो एक बाय द वे विकल्प आईटी क्षेत्र हो सकता है, ऑन एंड ऑफ आपको इधर उधर थोड़ा बहुत रुझान बेहतर देखते मिले, मूल्यांकन को लेकर के, सेक्टोरियल शिफ्ट को लेकर के, कुछ छोटी मध्यम अवधि के लिए, लेकिन कारगर सकारात्मक लंबी अवधि की अगर आप प्रदर्शन की बात करें तो वो बहुत ही चुनौती भरा माहौल रहेगा, पहली बात। दूसरी बात, आपके मन में जो भावनाएं हैं, वो भावनाओं को मैं समझ लिया हूं, आप व्यक्त नहीं करना चाहते उतने कठोर शब्दों में, मुझे पता है। एक आखिरी लाइन, अनिल राय जी, शो का समय खत्म हो रहा है जी एकदम। देखिए लक्ष्मण जी, इसी शो पर पिछले 6 महीने से मैं लगातार कह रहा हूं, आईटी से दूरी बना करके रखें। कारण वही है, सीधी सी बात है, हम बाजार में कोई भी आता है तो वो, कारण मत बताइए, आईटी से दूरी बना कर रखिए, लेकिन दूरी बना कर लेकिन हाथ में लैपटॉप है, हाथ में मोबाइल है, आईटी के बिना जिंदगी चल नहीं सकती, लेकिन आईटी से दूरी बना कर रखिए। अब कब तक दूरी बना कर रखिए, हम लोग देखेंगे।